आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। किसान के बेटे की शादी हो चुकी है तो क्या मिलेगा? पीएम किसान योजना का लाभ। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचेंगे। इस बीच सवाल उठ रहा है कि शादीशुदा बेटे को भी योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सभी भूमिधारक किसान परिवार पात्र हैं। 2019 में शुरू हुई योजना पहले केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे सभी किसानों के लिए लागू किया गया। यदि किसान के बेटे की शादी हो चुकी है और उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि है तो वह भी योजना का लाभ लेने का पात्र है। यानी जिनके नाम पर जमीन है और उसका उपयोग खेती के लिए हो रहा है, उन्हें पीएम किसान योजना की किस्त मिलेगी। ओवैसी का मिशन बिहार। जोकीहाट के बाद अररिया में बढ़ा एआईएमआईएम का ग्राफ। अररिया जिले की राजनीति में एआईएमआईएम का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जोकीहाट विधानसभा में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद अब अररिया में नई जमीन तैयार हो रही है। इस बार अररिया सीट पर एआईएमआईएम को 22.07% यानी 5,342 मत मिले, जबकि जोकीहाट में 38.52% यानी 83,737 मत पाकर जीत हासिल हुई। पार्टी प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का फोकस इन दोनों सीटों पर रहा। मुस्लिम वोटरों में गहरी पैठ और ओवैसी के प्रभाव से पार्टी महागठबंधन के समीकरण में सेंधमारी कर रही है। जोकीहाट में मुर्शिद आलम ने जदयू प्रत्याशी मंजर आलम को हराया, जबकि अररिया में कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान 37.81% मत पाकर विजयी रहे। जदयू की शगुफ्ता अजीम दूसरे स्थान पर और एआईएमआईएम प्रत्याशी मंजूर आलम तीसरे स्थान पर रहे। रोहिणी आचार्य मामले में महिला आयोग की एंट्री। कहा, बिहार की बेटी की करेंगे मदद। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य का मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। विभिन्न दलों के नेताओं ने इसे अनुचित बताया और लालू परिवार पर हमला बोला। इस बीच राज्य महिला आयोग ने इसे उत्पीड़न का मामला माना है। अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कई वीडियो में रोहिणी ने अन्याय की बात कही है और उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। रोहिणी कह रही हैं कि उनका मायका छूट गया, जो बेहद दर्दनाक है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि परिवार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। यदि रोहिणी आवेदन करती हैं तो कार्रवाई होगी। फिलहाल आयोग ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। इस विवाद के बीच राजद की बैठक में तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया। तेजस्वी को ले डूबा श्राप। राजद को 25 सीट देने वाले मदन प्रसाद की भविष्यवाणी सही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद की करारी हार हुई और पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे के बाद मदन प्रसाद की चर्चा तेज हो गई है। टिकट कटने पर उन्होंने लालू यादव के घर के बाहर फूट फूट कर रोते हुए कहा था कि राजद को केवल 25 सीटें ही मिलेंगी। उन्होंने इसे श्राप बताया था। अब चुनाव परिणाम ने उनकी बात को सही साबित कर दिया है। मदन प्रसाद ने कहा कि पार्टी की हार से दुखी हूं, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और जब तक उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा सुधार संभव नहीं है। मदन प्रसाद ने बताया कि वे 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टिकट की उम्मीद में अपनी जमीन तक बेच दी थी। नई सरकार के स्वागत में जुटे नौकरशाह। मंत्रियों के लिए नोट्स तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे नौकरशाह अब तेजी से काम में जुट गए हैं। उन्हें 4-5 बिंदुओं पर टास्क मिला है, जिसमें चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजटीय योजना तैयार करना शामिल है। सभी विभागों को मंत्रियों के सामने पेश किए जाने वाले नोट्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा, खाद्य, श्रम, संसाधन विभाग समेत अन्य महकमों ने चालू योजनाओं और लंबित फैसलों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। योजना एवं विकास, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पंचायती राज विभाग को भी बजट और खर्च की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। केंद्र सहयोग वाली योजनाओं में मिले हिस्से की जानकारी भी मांगी गई है। अपराधियों और हथियार तस्करों की खैर नहीं।
एक्शन में बिहार पुलिस अपराधियों और हथियार तस्करों पर नकेल कसने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। लगातार मुठभेड़ और दबिश से गिरोहों में हड़कंप है। ऑपरेशन जखीरा के तहत अवैध हथियार रखने वालों को जेल भेजा जा रहा है। हाल में कई कुख्यात गिरफ्तार हुए 9 अपराधियों के पैर में पुलिस की गोली लगी और उन्हें अस्पताल से जेल भेजा गया। कई अपराधियों ने ठिकाना बदल लिया तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने AK-47 पिस्टल और बड़ी संख्या में गोलियां बरामद की हैं। पटना पुलिस और STF ने 200 से अधिक हथियार, 1200 गोलियां जब्त कर 5000 से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया। हालांकि झपटमार गिरोह पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। बाइक सवार अपराधी दिन दहाड़े चेन और मोबाइल झपट रहे हैं। पुलिस लगातार छापेमारी और नाइट पेट्रोलिंग कर रही है। मफलर और जैकेट को रखिए साथ। बिहार में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। बिहार में मौसम बदल रहा है और तापमान लगातार गिर रहा है। पटना सहित 14 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि किशनगंज में 30.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पूर्णिया में दृश्यता सबसे कम रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दिनों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना जताई है। इस साल ठंड सामान्य से 15 से 20 दिन ज्यादा रहने की उम्मीद है। नवंबर में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिसंबर से फरवरी तक ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अल नीना के प्रभाव से ठंड और बढ़ सकती है। सुबह शाम हल्की ठंड का असर पहले से दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सर्दी लंबे समय तक लोगों को महसूस होगी। पटना की हवा हुई जहरीली। समनपुरा सबसे प्रदूषित राजधानी पटना की हवा दिल्ली जैसी जहरीली हो गई है। बीते सप्ताह वायु प्रदूषण का स्तर 300 के आसपास रहा। रविवार को पटना का औसत AQI 175 दर्ज हुआ, जबकि समनपुरा का स्तर 305 रहा, जिसे रेड श्रेणी में रखा गया। बिहार शरीफ की हवा सबसे प्रदूषित रही, जहां AQI 306 दर्ज हुआ। आरा की हवा सबसे स्वच्छ रही, जहां स्तर 64 रहा। मौसम विज्ञानी ने बताया कि सर्दी में तापमान कम होने से हवा का घनत्व बढ़ता है और प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। इससे धुंध और खतरनाक गैस का मिश्रण बनता है। मिट्टी ठोस न होने से धूलकण अधिक होते हैं। पश्चिमी हवा और निर्माण कार्य भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित पानी का छिड़काव सड़कों पर हो तो हवा को कुछ हद तक स्वच्छ रखा जा सकता है। तेज प्रताप ने NDA को दिया नैतिक समर्थन, रोहिणी को दिया ऑफर। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। NDA ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन को जनता ने नकार दिया। राजद से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी NDA सरकार को नैतिक समर्थन देगी। यह निर्णय पार्टी की बैठक में लिया गया। प्रवक्ता प्रेम यादव ने बताया कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और राष्ट्रीय विस्तार की रणनीति पर चर्चा हुई। इसी दौरान तेज प्रताप ने अपनी बहन और राजद नेता रोहिणी आचार्य को JJD का राष्ट्रीय संरक्षक बनने का प्रस्ताव दिया। इस घोषणा से परिवार में विवाद और गहरा गया है। बिरयानी और दावत। कोडवर्ड से आतंकी साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद में पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने टेलीग्राम पर खाने पीने के नामों को कोड की तरह इस्तेमाल किया। जांच में पता चला कि बिरयानी का मतलब विस्फोटक और दावत का मतलब हमले का दिन था। 4 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, उमर उन नबी, शाहीना सईद और अदील हमरादर अब मेडिकल लाइसेंस खो चुके हैं। एजेंसियों के अनुसार ये लोग चैट में खाने पर बात करते दिखते थे, लेकिन असल में धमाके की तैयारी थी। मास्टरमाइंड इरफा अहमद ने नबी को कट्टरपंथ की ओर धकेला और अन्य डॉक्टरों को आतंकियों से मिलवाया। बाद में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से इनकी मुलाकात कराई गई। डॉक्टरों को 2 AK सीरीज राइफलें मिली, जो बरामद कर ली गईं। एक राइफल शाहीना सईद की कार से मिली। सऊदी अरब हादसा। सरकार ने जारी की 45 यात्रियों की लिस्ट। सऊदी अरब में सोमवार तड़के हुए सड़क हादसे में 42 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। सभी पीड़ित हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। मक्का से मदीना जा रही बस भारतीय समयानुसार रात 1:30 पर डीजल टैंकर से टकरा गई। मल्लापल्ली के बाजार घाट के कम से कम 16 लोग मृतकों में शामिल हैं।
मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी हैं। शुरुआती रिपोर्ट में 40 से ज्यादा मौत की आशंका जताई गई थी। बाद में तेलंगाना हज समिति ने 42 मौतों की पुष्टि की। सरकार ने 45 यात्रियों की लिस्ट जारी की है, जिनमें रहीमुन्निसा, रहमत बी, शहनाज बेगम, गौसिया बेगम, कादिर मोहम्मद, शोएब मोहम्मद, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन मोहम्मद, जकिया मोहम्मद समेत कई नाम शामिल हैं। हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे। स्मार्ट मीटर अपडेट में 50 रुपए की पेमेंट से लग रहा जोर का झटका। साइबर अपराधियों ने स्मार्ट बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। कॉल पर ग्राहकों को अधिक बिल आने की बात कहकर उन्हें ऑनलाइन ठीक करने का झांसा दिया जाता है। इसके लिए 25 से 50 रुपए का सरकारी चार्ज बताकर ऑनलाइन पेमेंट मांगा जाता है। जैसे ही ग्राहक भुगतान करते हैं, उनके खाते से हजारों रुपए गायब हो जाते हैं। भागलपुर जिले में 3 माह में 2 दर्जन से अधिक लोग ठगी का शिकार हुए हैं। केस स्टडी में होमगार्ड जवान विनोद कुमार यादव के पुत्र से 92,000, बैंक कॉलोनी निवासी प्रगम प्रांश से 66,000, प्रतिमा मोदी के पुत्र से 23,000 और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी बीएन मित्रा से 2,51,000 रुपए की ठगी हुई। पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। लोहिया पुल अलीगंज 4 लेन सड़क के लिए 335 पेड़ काटे जाएंगे। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन से जुड़ने वाली लोहिया पुल अलीगंज 4 लेन सड़क निर्माण के लिए वन विभाग के साथ सर्वे पूरा हो गया है। इस परियोजना में 335 पेड़ काटे जाएंगे। पथ निर्माण विभाग जल्द ही वन विभाग को एनओसी के लिए आवेदन देगा। आचार संहिता लागू होने से टेंडर की तिथि बढ़ा दी गई थी। अब 18 नवंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी। दिसंबर तक टेंडर फाइनल होगा और नए साल में निर्माण कार्य शुरू होगा। इस सड़क में पक्की डिवाइडर और 4 जगहों पर हाई लेवल पुलों का निर्माण होगा। 114.2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। शेष राशि वन क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग और तकनीकी अनुमतियों पर खर्च होगी। विभाग ने वन विभाग को औपचारिक रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया है। गुजरात के साड़ी कारोबारी ने लगाया 54 लाख का बकाया न देने का आरोप। गुजरात के सूरत के साड़ी कारोबारी नारायण कुमार शाह और नालंदा निवासी एजेंट बबलू गुप्ता ने शहर के 9 व्यवसायियों पर 54,38,000 रुपए नहीं देने का आरोप लगाया है। कारोबारी ने बताया कि आरोपितों ने उनकी फर्म से बार बार साड़ियां मंगवाईं और भुगतान में टाल मटोल करने लगे। कई व्यवसायियों 34,28,000 रुपए नहीं देने का आरोप लगाया है। कारोबारी ने बताया कि आरोपितों ने उनकी फर्म से बार बार साड़ियां मंगवाईं और भुगतान में टाल मटोल करने लगे। कई व्यवसायियों ने तो फोन उठाना भी बंद कर दिया। एजेंट ने कहा कि उन्होंने गुजरात की 10 अलग अलग फर्म से सामान मंगवाकर डिलीवरी दी, लेकिन 33 लाख रुपए फंसे हुए हैं। कारोबारी का 21 लाख रुपए बकाया है। शिकायत नगर थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि फर्म को रुपए नहीं मिलने पर उन पर दबाव बढ़ रहा है और वे परेशान हैं। गया में रब्बी सीजन में किसानों की बल्ले बल्ले, खेतों में नमी से बढ़ी उम्मीदें। गया जिले में इस बार मौसम किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। खरीफ के बाद अब रब्बी फसल की तैयारी में खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई के लिए पटवन की जरूरत नहीं पड़ रही है। किसानों का कहना है कि बारिश ने खेतों को बुआई लायक बना दिया है। इससे लागत कम हो रही है और समय की बचत भी हो रही है। किसान विनय यादव, कपिल यादव, झलक सिंह और नारायण मांझी बताते हैं कि आमतौर पर धान कटने के बाद खेत सूख जाते हैं, लेकिन इस बार मौसम ने सहूलियत दी है। मोथा चक्रवात और चुनाव के दौरान हुई हल्की बारिश से खेती की रफ्तार थोड़ी प्रभावित हुई थी, मगर अब मौसम पूरी तरह अनुकूल है। खेतों से खलिहान तक धान की ढुलाई और गेहूं की बुआई तेजी से हो रही है। जनसुराज ने हारकर भी किया असर। दोनों गठबंधनों को पहुंचाया नुकसान। जहानाबाद और अरवल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जनसुराज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कुल 22,039 वोट मिले। जहानाबाद से अभिराम शर्मा को 5,760, कुर्था से रामबली सिंह को 5,030,
अरवल से कुंती देवी को 3,376, घोसी से प्रभात कुमार को 3,070 और मखदूमपुर से शंकर स्वरूप को 4,803 वोट मिले। कुछ सीटों पर जनसुराज ने एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत का अंतर कम कर दिया। जहानाबाद में राजद मात्र 793 वोट से जीता, कुर्था में जदयू 5,481 वोट से और मखदूमपुर में राजद 1,830 वोट से। यहां जनसुराज ने हजारों वोट काटे। अरवल और घोसी में असर नहीं दिखा। अभिराम शर्मा ने कहा कि हार जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और समर्थकों को धन्यवाद दिया। जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 साल से फरार 50,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार। झांझा पुलिस ने बोड़वा बाजार से 15 साल से फरार 50,000 रुपये के इनामी अपराधी रामधनी तुरी को गिरफ्तार किया। वह लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव का निवासी है। पुलिस ने अल्कोहल जांच में उसके शराब पीने की पुष्टि की और शराबबंदी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। रामधनी वर्ष 2010 में दर्ज अपहरण मामले का मुख्य आरोपी है और तभी से फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित था। पुलिस वाहन देखते ही वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर पकड़ लिया गया। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष संजय कुमार, एएसआई दीपक कुमार और एएसआई चंदन कुमार शामिल थे। इसी दौरान कांवर गांव में शराब पीकर उत्पात मचा रहे संजय यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। चुनाव परिणाम के बाद खगड़िया कांग्रेस में घमासान, राहुल गांधी तक पहुंचेगी शिकायत। खगड़िया जिले की चारों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को हार मिली। इसके बाद निवर्तमान विधायक छत्रपति यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने एआईसीसी पर्यवेक्षक हरीश चौधरी, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंदन यादव 2020 में बेलदौर से चुनाव हार गए थे और 2025 में जुगाड़ से खगड़िया विधानसभा से टिकट ले लिया। छत्रपति यादव ने कहा कि राहुल गांधी को गुमराह किया गया और वे उनसे मिलकर पूरे मामले से अवगत कराएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खगड़िया सभा में उन्हें मंच से अलग रखा गया। इस बार कांग्रेस ने डॉमिर चंदन यादव को उतारा, लेकिन वे हार गए। लखीसराय में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 30 से ज्यादा पिस्टल बरामद। एसटीएफ और सूर्यगढ़ा पुलिस ने आनंदपुर गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां से 30 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए गए और 6 कारीगर गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार लोग मुंगेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री किराए के मकान में पत्तल उद्योग के नाम पर लेथ मशीन लगाकर संचालित की जा रही थी। इसकी आड़ में हथियार बनाए जा रहे थे। घटनास्थल से 2 ट्रैक्टर सामान 2023 भी जब्त किया गया। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। एसपी रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा कर सकते हैं। मौसम बदलते ही बढ़ी बीमारियां। अस्पतालों में मरीजों की भीड़, ठंड बढ़ने के साथ ही सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सदर अस्पताल में रोजाना ओपीडी में 300 से 400 मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि इमरजेंसी में 24 घंटे में 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। रविवार को भी 50 से ज्यादा मरीज पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि ठंड में स्ट्रोक, कोमा, निमोनिया, हार्ट अटैक, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरटेंशन और सीओपीडी जैसी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके अलावा चर्म रोग, आंख, एलर्जी, डायबिटीज और बीपी के मरीज भी सतर्क रहें। खास तौर पर बच्चे और 50 साल से अधिक उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, पौष्टिक आहार लें और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। किसानों के लिए खुशखबरी, आवारा पशुओं से फसल बचाने में सरकार करेगी मदद। जिले में आवारा पशुओं और नीलगायों से फसलें बर्बाद हो रही थीं। अब किसानों को राहत देने के लिए सरकार हाईटेक बायोएकास्टिक मशीन लगाने पर अनुदान दे रही है। यह मशीन खेतों में लगाकर जानवरों को भगाने का काम करेगी। सोलर पैनल वाली मशीन पर सामान्य वर्ग के किसानों को 75% यानी अधिकतम 32,000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को 80% यानी अधिकतम 35,000 रुपये अनुदान मिलेगा। बिना सोलर पैनल वाली मशीन पर सामान्य वर्ग को 30,000 और एससी एसटी वर्ग को 32,000 रुपये तक अनुदान मिलेगा। इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इस यंत्र को विकसित किया है। एजेंसी खेतों में निरीक्षण कर तय करेगी कि किस जानवर का आतंक ज्यादा है। सिवान में भाकपा माले कार्यालय में तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सिवान के मैरवा में रविवार को 3 युवक बाइक से पहुंचे और भाकपा माले कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी। चुनावी पोस्टर फाड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ी गईं और अन्य सामान तितर बितर कर दिया गया। बताया जाता है कि वे भाकपा माले के प्रखंड कमेटी सदस्य योगेंद्र कुशवाहा को ढूंढने आए थे, लेकिन न मिलने पर कार्यालय में तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछताछ कर जानकारी ली। प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा ने कहा कि चुनावी रंजिश के कारण घटना हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भाकपा माले चुप नहीं बैठेगी। पुलिस को प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया जा रहा है। समस्तीपुर में भाजपा और माकपा फायदे में, जदयू को बढ़त, राजद को नुकसान। समस्तीपुर जिले में विधानसभा चुनाव में भाजपा और माकपा को फायदा हुआ, जबकि राजद को नुकसान उठाना पड़ा। जदयू ने 7 में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर बढ़त बनाई। इसमें समस्तीपुर, सरायरंजन, कल्याणपुर, वारिसनगर और हसनपुर सीट शामिल हैं। विभूतिपुर और मोरवा सीट पर जदयू हार गई। भाजपा ने रोसड़ा और मोहिउद्दीनगढ़ सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उजियारपुर सीट पर चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। माकपा ने अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा बरकरार रखा। 2020 में जदयू और भाजपा ने मिलकर 5 सीटें जीती थीं, जबकि इस बार जदयू ने अकेले ही 5 सीटें जीत लीं। 2015 में महागठबंधन के साथ जदयू ने 6 सीटें जीती थीं। इस बार राजद अपनी प्रतिष्ठा बचाने में असफल रहा। बेलसर पेट्रोल पंप कर्मचारी से 50,000 की लूट, बदमाशों ने की फायरिंग। बेलसर थाना क्षेत्र के साइन गांव स्थित रामदेव शाही कृषि केंद्र पेट्रोल पंप पर रविवार दोपहर 3 बाइक सवार बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर 50,000 रुपए लूट लिए। बदमाशों ने फायरिंग कर नोजल मैन से पैसे वाला बैग छीन लिया और साइन चौक की ओर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से एक खाली खोखा बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद है। पंप मालिक सुमित शाही ने बताया कि यह दूसरी बार लूट की घटना है। बदमाशों की उम्र 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस आसपास के कैमरों की जांच कर रही है। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने निर्देश दिए हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जांच कर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।